प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का किया उद्घाटन। कहा, भारत की निवेशक हितैषी नीतियों ने देश को खाद्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। फरीदाबाद में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत एनएचपीसी के द्वारा वॉकथॉन और मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ किया जागरूक। प्रदेश सरकार के प्रयासों के चलते पराली जलाने की घटनाओं में आ रही कमी। किसानों को पराली प्रबंधन के लिए प्रति एकड़ के हिसाब से दी जा रही है 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि। और गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा शानदार प्रदर्शन जारी। पदक तालिका में तीसरे स्थान पर बरकरार। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आज भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत की निवेशक हितैषी नीतियां देश को खाद्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। पीएम ने कहा कि भारत की खाद्य विविधता वैश्विक निवेशकों के लिए लाभकारी है। भारत में जितनी सांस्कृतिक विविधता है उतनी ही खाद्य विविधता भी है। 10 करोड़ से ज्यादा बच्चों को, गर्ल्स और प्रेग्नेंट विमेन को पोषक आहार उपलब्ध कराते हैं। अब समय है कि हम खाद्य वितरण कार्यक्रम को डाइवर्सिफाइड फूड बास्केट की दिशा में ले जाएं। इसी तरह हमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को और कम करना होगा। पैकेजिंग में और बेहतर टेक्नोलॉजी लाने के लिए काम करना होगा। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए फूड वेस्टेज को भी रोकना एक बड़ी चुनौती है। हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिनसे वेस्टेज रुके। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य क्षेत्र में स्टार्टअप और कंपनियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। वह खाद्य सुरक्षा 21वीं सदी की प्रमुख चुनौतियों में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत की महिलाओं में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अगुवाई करने की स्वाभाविक क्षमता है। हमारे कृषि निर्यात में प्रोसेस्ड फूड का हिस्सा 13 से बढ़कर 23% हो गया है। 13 to 23। 9 सालों में प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट में करीब करीब 150% की वृद्धि हुई है। आज हम $50,000 मिलियन से ज्यादा का एग्रो एक्सपोर्ट करके ग्लोबली 7वें नंबर पर आ गए हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत ने अप्रत्याशित वृद्धि न दर्ज की हो। उन्होंने इस अवसर पर 1 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए प्रारंभिक पूंजी सहायता वितरित की और वर्ल्ड फूड इंडिया के अंग के रूप में फूड स्ट्रीट का उद्घाटन भी किया। देश भर में भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत मुहिम के तहत 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में फरीदाबाद में एनएचपीसी के निगम मुख्यालय में नुक्कड़ नाटक और मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वॉकथॉन को राष्ट्रीय हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा निगम यानी एनएचपीसी के निदेशक उत्तम लाल और मुख्य सतर्कता अधिकारी संतोष कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक करना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के आदेश के अनुसार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ही दिन में 3 विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और जो सीबीओ साहब हैं उनका प्रयास है कि जितना हो सके हमारा काम साफ सुथरा हो। देखिए, जब आप अपने घर का कोई काम करते हैं ना तो सतर्क रहते हैं। तो यही एक मुहिम है कि हमारे लोग अपने जो जैसे आप अपने घर में काम करते हैं वैसे ही अपने कार्यालय में भी काम करें।
और सतर्क रहें ताकि कोई इस तरह की कोई गलती ना हो और आपका काम बिल्कुल साफ सुथरा हो। आज हमारे देश में हर एक जो संस्थान है उसमें भ्रष्टाचार को हटाने के लिए या उसको मॉनिटर करने के चीज़ें हैं, विजिलेंस डिवीज़न है, तत्काल सुविधाएं हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप ऑनलाइन ईमेल के थ्रू कंप्लेन कर सकते हो, फ़ोन के थ्रू कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो, लेकिन लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है। तो ये जो जागरूकता सप्ताह है वही उसकी मुहिम की एक कड़ी है। वहीं सतर्कता सप्ताह के तहत एक स्थानीय स्कूल में एनएचपीसी के सहयोग से जागरूकता का कार्यक्रम किया गया। स्कूल की प्रिंसिपल अनीता चौहान ने बताया कि लगभग 125 छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करके और वाकथॉन द्वारा लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक किया। ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर हम सब भ्रष्टाचार को दूर भगाने के लिए एकजुट हो जाएंगे तो भ्रष्टाचार रूपी दीमक जो हमारे देश की जड़ों को खोखला कर रही है वो इस देश से चली जाएगी। तो आवश्यकता तो है बस हमारे सबके जनमानस को जगाने की। लोगों को पता चल सके कि हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल रहा है, हम उसे कैसे रोकेंगे। और हमने उसमें यही बताया कि अगर आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी मतलब विजिलेंस की किसी भी चीज़ की मदद चाहिए तो उसका नंबर हमने दे रखा है, जिसका नंबर है 155210। आप उस पर कॉल करके भी आप मदद ले सकते हैं। जैसे हम लोग यूथ हैं, वी आर स्टडिंग, और बड़े होकर हम चाहे कुछ भी बने, पॉलिटिशियन, डॉक्टर्स, एनीथिंग, तो हमारे कर्तव्य बनता है कि उस सबसे पहले हमें एक अच्छा नागरिक बनना है और हमें अपने देश को करप्शन फ्री रखना है। हमारी ये ड्यूटी बनती है एज अ यूथ। आई प्लेज कि मैं करप्शन को आने नहीं दूंगी। प्रदेश सरकार धान की पराली प्रबंधन के लिए किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से 1000 प्रोत्साहन राशि दे रही है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में इस बार पराली जलाने की घटनाओं की काफ़ी कमी आई है और किसान पराली को जलाने की बजाय अब उसका उचित प्रबंधन कर रहे हैं। फतेहाबाद जिले में सरकार की ओर से 25 बेलर मशीनों को पराली की गांठें बनाने के लिए भेज गया है। इसके अलावा किसानों को जागरूक करने के लिए मोबाइल वैनों को भी रवाना किया गया है, जो गांव-गांव में जाकर डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से पराली को जलाने के दुष्प्रभाव व पराली प्रबंधन की जानकारी देंगी। एसडीएम जगदीश चंद्र ने कहा कि कृषि विभाग समय समय पर किसानों को पराली प्रबंधन के लिए जागरूक कर रहा है और उन्होंने किसानों से पराली को जलाने की बजाय उसके प्रबंधन की अपील की। आप फील्ड के अंदर जाएं और जाके किसान साथियों से बात करें और उन्हें समझाएं ये जो आगजनी वाला है ये ना करें, इससे बहुत ज़्यादा धुआं बढ़ता जा रहा है। आप रात के समय देखोगे तो अगर हम आसमान में देखते हैं तो हमें बादल दिखाई नहीं देंगे, ऊपर इतना धुआं रहता है बहुत ज़्यादा। तो हमारा जो फील्ड स्टाफ है पूरा फील्ड के अंदर है, हम भी रेगुलर जा रहे हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी पूरी इसमें मेहनत कर रहा है। वहीं जिले के किसानों ने कहा कि वे पिछले काफी समय से पराली को जलाने के बजाय उसकी गांठें बनाकर बेच रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। लॉन्च किया है जिसका नाम है कृषि यंत्र साथी। इस ऐप में किसान को जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो इक्विपमेंट की वो बुकिंग करते हैं और वो बुकिंग हम फिर CHCs या जो भी प्राइवेट डीलर्स हैं उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो अभी फतेहाबाद में लगभग हम 25 डीलर के साथ काम कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में और बढ़ सकता है और जितनी ज़्यादा क्षेत्रफल हम कवर कर सकते हैं। अभी तक तकरीबन हमने 10,000 एकड़ कवर कर लिया है और आने वाले समय में इसको कम से कम 50,000 तक लेके जाना चाहिए। पराली ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਸੀਟਰ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਗੰਢ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 2018 ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤਾਕਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਣਦਾ ਜੀ ਤੇ गेहूं ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਦਾ जी। फसल को लेके अब के बाद जो धान की बिजाई हुई थी तो उसकी कटाई के टाइम हमने रोलर से उसकी गांठें बनवाई हैं और अच्छे दामों में वो बिकी हैं। हमने अब की बार पराली को जलाया नहीं है, जो भूसा बचा हुआ है उसका, उसके बजाय हमने गांठें बचा के पराली की बेची है। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा शानदार प्रदर्शन जारी है। राज्य के खिलाड़ियों ने कुश्ती में 3 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक जीते हैं। वहीं साइकिलिंग ट्रैक इवेंट में पहले दिन 1 स्वर्ण, 1 चांदी और 1 कांस्य पदक जीतने में सफलता प्राप्त की है। कुश्ती के मुकाबलों के 62 किलो भार वर्ग में मनीषा ने 76 किलो भार वर्ग में रिकिता हुड्डा और 130 किलोग्राम भार वर्ग में प्रवेश ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं 67 किलो भार वर्ग में अनिल ने, 57 किलो भार वर्ग में उदय ने और 97 किलोग्राम भार वर्ग में विकी और प्रवीण चाहर ने हरियाणा को कांस्य पदक दिलाया। 13 किलो भार वर्ग में अनिल ने 57 किलो भार वर्ग में उदय ने और 97 किलोग्राम भार वर्ग में विकी और प्रवीण चाहर ने हरियाणा को कांस्य पदक दिलाया। 13 किलो भार वर्ग में अनिल ने 57 किलो भार वर्ग में उदय ने और 97 किलोग्राम भार वर्ग में विकी और प्रवीण चाहर ने हरियाणा को कांस्य पदक दिलाया। 13 किलो भार वर्ग में अनिल ने 57 किलो भार वर्ग में उदय ने और 97 किलोग्राम भार वर्ग में विकी और प्रवीण चाहर ने हरियाणा को कांस्य पदक दिलाया। 13 किलो भार वर्ग में अनिल ने 57 किलो भार वर्ग में उदय ने और 97 किलोग्राम भार वर्ग में विकी और प्रवीण चाहर ने हरियाणा को कांस्य पदक दिलाया। 13 किलो भार वर्ग में अनिल ने 57 किलो भार वर्ग में उदय ने और 97 किलोग्राम भार वर्ग में विकी और प्रवीण चाहर ने हरियाणा को कांस्य पदक दिलाया। 13 किलो भार वर्
राज्य की गतका टीम की ओर से 2 कांस्य पदक भी जीते गए। हरियाणा गतका एसोसिएशन के सचिव स्वर्ण सिंह व खिलाड़ियों ने राज्य सरकार और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा दी जा रही सुविधाओं पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि हरियाणा में खेलों और खिलाड़ियों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार खिलाड़ियों के हित में फैसले ले रहे हैं। चाहते हैं हरियाणा सरकार का, ओलंपिक एसोसिएशन हरियाणा का और गतका एसोसिएशन ऑफ हरियाणा का, जिन्होंने हमें सारी सहूलतें देकर हमें मोटिवेट करके सारे प्लेयर्स को यहाँ तक जो ये इतिहास नया रचा है कि पूरे अपने इंडिया में जो हरियाणा है वो 30 कांस्य पदक जीतकर तीसरे स्थान पर पहुँच गया है। 62 kg में गोल्ड मेडल लिया था, जो कि मेरा फाइनल मुकाबला पुष्पा यादव यूपी से हुआ था। और मैं प्रैक्टिस रोज तक करती हूँ, लेकिन मैं रहने वाली जिन विलेज से वाकी हूँ। हरियाणा सरकार का हमें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट है, क्योंकि वो अदर स्टेट के बजाय हमें बहुत ही ज्यादा अच्छी पॉलिसी देती है। 37th नेशनल गोवा गेम्स के अंदर मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है एंड आई वार्मली थैंक्स टू ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड हरियाणा गतका एसोसिएशन एंड जिन्होंने हमें बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करके हमें यहाँ तक पहुँचाया है। मैं 76 किलोग्राम में कल मैंने गोल्ड मेडल जीता है। मेरी अपोनेंट यूपी से थी दिव्या काकरान, उनके साथ मेरा 10-0 का स्कोर से कुश्ती चली है। मैं हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सपोर्ट के लिए। फिजियो, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी ट्रेनर सबका फुल सपोर्ट है मेरे इस नेशनल गोल्ड मेडल के लिए। नेशनल गेम्स विच मैं 3rd मैडल हासिल किया डेमोस्ट्रेशन विच। सो मैं बहुत धन्यवादी हाँ गतका एसोसिएशन हरियाणा ਅਤੇ गतका ओलंपिक एसोसिएशन हरियाणा ਤੇ बहुत धन्यवादी हाँ जनरल सैकटरी सरदार स्वर्ण सिंह। राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा पदक तालिका में तीसरे स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र पहले और सेना दूसरे स्थान पर है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली सहित उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या फिर से सामने आ रही है। दिल्ली में आज भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। बदतर होते हालात देखकर दिल्ली में ग्रैप का चरण लागू कर दिया गया है, यानी अभी आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर और ध्वस्तीकरण के कार्य पूरी तरह बंद रहेंगे। BS3 मानकों वाले पेट्रोल और BS4 मानकों वाले डीजल वाहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली NCR के प्राइमरी स्कूल को आज और कल यानी 3 और 4 नवंबर को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इसी दौरान बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। बढ़ते प्रदूषण के चलते बच्चे और बुजुर्गों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वह दिल्ली में फिलहाल प्रदूषण से राहत मिलने के आसार भी नहीं नजर आ रहे। इस बीच वायु गुणवत्ता के विश्लेषण के आधारित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि देश की राजधानी पिछले 5 सालों में से भारत का सबसे प्रदूषित शहर बनी हुई है। पिछले 5 सालों में वायु गुणवत्ता के आधार पर एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां देश के 4 प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता में वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है, हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में भी वायु प्रदूषण के बढ़ने से स्मॉग देखने को मिल रही है। दोनों राज्य सरकारों की ओर से किसानों से पराली न जलाने की अपील भी की जा रही है, ताकि बढ़ रहे वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। सिरसा में CIA कालांवाली व जिला ड्रग कंट्रोल अधिकारी रजनीश धानीवाल की संयुक्त टीम ने गांव ओढ़ा में 2 मेडिकल व टप्पी में एक झोला छाप के यहां रेड मारी। ओढ़ा में दोनों मेडिकलों पर नशे में प्रयुक्त होने वाली गोलियां मिली, जिसके बाद उन्हें सील कर दिया गया। दोनों मेडिकल स्टोरों के संचालकों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई के लिए ओढ़ा पुलिस को लिखा गया है। वहीं टप्पी में झोला छाप युवक अवैध रूप से क्लिनिक खोलकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता पाया गया। टीम ने आरोपी के खिलाफ IPS की धारा 419A, 336 और इंडियन मेडिकल एक्ट की अन्य धारा के तहत कार्रवाई के लिए ओढ़ा पुलिस को लिखा है। ड्रग कंट्रोल अधिकारी रजनीश धानीवाल ने बताया कि ओढ़ा में 2 मेडिकल सील किए गए हैं और टप्पी में एक झोला छाप के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में स्वास्थ्य विभाग व पुलिस विभाग भी साथ रहा। झोला छाप जगतार के यहाँ से 16 तरह की दवाइयों के अलावा 134 तरह नशीली गोलियां व कैप्सूल बरामद किए गए हैं। जीवन रक्षक दवाइयों की आड़ में नशीली दवाइयों की बिक्री करने वालों पर विभाग की कड़ी नजर है। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जिसमें एक लाइफलाइन फार्मा ओडा में है, एक अमित फार्मा ओडा में। इन दोनों दवाइयों, इन दुकानों पे नशे में प्रयुक्त होने वाली दवाइयाँ मिली थी। एक पे बेसिकली 31 दवाइयाँ मिली हैं और एक पे 85 दवाइयाँ मिली हैं। और इन्होंने कोई खरीद बिक्री रिकॉर्ड ना दिखाया, ना इनको ये बेच सकती है न खरीद सकती है। कि टप्पी गांव में कोई इलीगल मेडिकल कोई क्लिनिक चल रहा है,
मेडिकल का क्लिनिक है जो फिर हमने इस पे रेड की तो इस पे इसका मालिक जो संचालक है वो जगतार सिंह है, जिसने हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट के दौरान 16 तरह की दवाइयाँ सम्मिलित बीपी ऑपरेटस है, तो हमने इसका एक रिकवरी मेमो बना के और इसके विरुद्ध हमने FIR लॉन्च का हमने। हाँ जी, इसके पास 3 तरह की मिली हैं जी। हाँ, इसमें नाम नहीं बता पाऊंगा पर बेसिकली 46 एक मिली हैं, 46 72 एक मिली हैं, 16 एक कैप्सूल मिली हैं। केंद्र सरकार के पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग की ओर से पेंशन धारकों में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने को बढ़ावा देने के लिए DLC अभियान 2 की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य पेंशन प्राप्त करने वालों के बीच डिजिटल माध्यम से अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की सुविधाजनक और सुरक्षित प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना देना है। केंद्र सरकार के सभी पेंशन धारकों के साथ साथ पेंशन वितरण प्राधिकरणों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से DOPPW ने पिछले वर्ष नवंबर में 37 शहरों में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया था। इस वर्ष पहले से 3 नवंबर तक देश की 100 शहरों में पेंशन वितरण बैंकों, मंत्रालयों, विभागों इत्यादि के सहयोग से 50 लाख पेंशन धारकों के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। पेंशन वितरण करने वाले बैंकों, पेंशन भोगी संघों, विनिवेश विभाग, UIDAI और पत्र सूचना कार्यालय सहित विभिन्न भागीदारों के सहयोग से DOPPW पेंशन धारकों के जीवन को सरल और आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। चंडीगढ़ में इसी अभियान के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से आज और कल विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ में पेंशन धारकों को इस अभियान के अंतर्गत सूचना युक्त शिविरों में भाग लेने और डिजिटल सबमिशन प्रक्रिया को जानने के अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। सफलतापूर्वक जो है यहाँ पर चलाया जा रहा है और सभी लोगों का जिनका भी DLC हो सकता है उन सभी का किया जा रहा है। और बुजुर्ग लोगों को खासकर अगर ज़रूरत पड़ रही है तो हम उनके घर जाने के लिए भी यहाँ पे आ रखे हैं कि उनका घर पे जाके या हॉस्पिटल में जाके उनका DLC कर सकें। जो लोग पहले बैंकों में आते थे उनको बैंक में आने की ज़रूरत नहीं है, वो घर पर ही चाहें तो हमारे ऐप का यूज़ करके जो है घर से ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। वहीं आज शिविर में पहुंचे पेंशन धारकों ने सरकार के इस प्रयास की सराहना की। सिस्टम स्टार्ट किया है, दिस इज द वेरी गुड फॉर द पेंशनर्स। तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी पेंशन लेने वाले लोग हैं वो आए, आपके साथ में जुड़े, जिससे आप उनका टाइम भी बचे और उनको बेस्ट सुविधा मिले। ये सबसे अच्छी सुविधा है। टेलीफोन, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर और आधार नंबर इस दे बेस थे और 2 मिनट में मेरा जो है सर्टिफिकेट जो है उसका मैसेज आ गया है और ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा है। और मैं जो है इसलिए बैंक को भी सुविधा होगी, हमारे लोग को भी सुविधा होगी। This app downloaded on mobile. We are helping all these senior citizens. There are certain constraints there in the app. It's not working in certain cases. There are some problem there. It requires further correctional steps in that app. But otherwise it's very helpful. Otherwise earlier also all pensioners they have to visit the bank branches, standing in long queues. They have to wait for hours together. चंडीगढ़ के सेक्टर 7 स्थित SBI के चीफ मैनेजर ने DD न्यूज़ से बातचीत के दौरान कहा कि शहर में SBI की विभिन्न शाखाओं पर लगाए विशेष शिविरों में जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से जमा करवाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है कि फेस रिकॉग्निशंस के बेसिस पे जो अपना ओल्ड एज कस्टमर हैं उनको ये सहूलियत दी जाए। इस ऐप के बेसिस पे वो घर बैठे बैठे भी अपना खुद डाउनलोड करके लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं बैंक भी, और ये बहुत इजी और बहुत फास्ट प्रोसेस है। अंबाला में वात्सल्य स्कूल फॉर स्पेशल चाइल्ड की ओर से आज दिवाली पर्व के उपलक्ष्य में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए रंग बिरंगे उत्पाद आकर्षण का केंद्र बना रहे हैं। लोग इन उत्पादों का खूब पसंद कर रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल यशपाल कुमार ने बताया कि यह प्रदर्शनी इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए लगाई गई है। हैं सामान वो वेस्ट ना हो जाए, इसलिए हम एग्जीबिशन लगाते हैं और ये पेरेंट्स और बाकी पब्लिक को बोलते हैं अवेयरनेस के लिए कि हाँ ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। और जैसे ही 18-19 साल के या अपने आगे यहाँ से स्कूल से जाते हैं तो सेल्फ एक डिपेंडेंट बनने के लिए ये चीज़ें तैयार करके मार्केट में रख सकते हैं और वो सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं।
रंग बिरंगे उत्पाद बनाने वाले बच्चों ने कहा कि इस प्रदर्शनी से उन्हें काफ़ी प्रोत्साहन मिला है और लोग उनके उत्पादों को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। वे प्रदर्शन में आए लोगों ने इन बच्चों की प्रदर्शनी की जमकर सराहना की। ये स्कूल से सामान प्रोवाइड करा देते हैं, उसके बाद में बनाता है उसको। ये कलर और पेपर कटिंग से बनते हैं, कलर पेपर कटिंग से बनते हैं और इसको कुछ मैं घर पे बना लेता हूँ, कुछ मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, उसके बाद इसको सेल करते हैं और बस इतना ही है। उसके बाद इसको सेल करते हैं, सेल करने के बाद इसका जो प्रॉफिट बनता है वो मेरे को मिल जाता है। इधर आज बच्चों ने एग्जीबिशन लगाई है, तो ये अपने हाथों से बना के, ये जो स्पेशल बच्चे हैं तो इन्होंने टीचर जो यहाँ है उनकी हेल्प से जो है बच्चों ने काफ़ी चीज़ें बनाई, जैसे दिया हो गया, कैंडल होगी, तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि ये बच्चे कुछ अपने लिए कर सकते हैं। बहुत अच्छा बनाया बच्चों ने, कैंडल बनाई, दिया बनाया, कैरी बैग बनाए और इन्वेल्प वगैरह बनाए बच्चों ने हाथों से अपने। बहुत अच्छा चीज़ें बनाई क्योंकि बच्चों को आगे सीखने के लिए मिल रहा है कुछ ना कुछ, कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो करके दिखाएंगे आगे बनने के लिए। रेलवे त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 115 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। दिल्ली मंडल के रेल प्रबंधक सुखविंदर सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि इस समय 61 विशेष रेलगाड़ियां चल रही हैं। दिवाली और छठ के दौरान जल्द ही 55 और रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 47 और आनंद विहार स्टेशन पर 45 अतिरिक्त बुकिंग काउंटर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सहायता और मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण स्टेशनों पर मे आई हेल्प यू बूथ चालू रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे यह सुनिश्चित करेगा कि अंतिम समय में प्लेटफॉर्म पर कोई बदलाव न हो। अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर 1300 रेलवे सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। दक्षिण कोरिया में हुई 15वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में रोहतक जिला की 3 महिला निशानेबाजों ने पदक हासिल किए हैं। रोहतक लौटने पर आज इन खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। यह एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 22 अक्टूबर से 2 नवंबर तक दक्षिण कोरिया के चांगवान में हुई थी। 6 स्वर्ण सहित कुल 20 पदकों के साथ भारत इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा। एशियन चैंपियनशिप में रोहतक की कनक ने 10 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में रजत और कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया, जबकि हेजल कालीरमन और निकिता कुंडू ने राइफल टीम इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया। इन महिला निशानेबाजों की इस उपलब्धि पर रोहतक में जश्न का माहौल है। इन खिलाड़ियों ने पदक हासिल करने का श्रेय परिवार और कोच को दिया। मैंने भाग लिया था और उसमें मेरा ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल आया है और इसका क्रेडिट मैं अपने फैमिली और कोच को देना चाहूँगी। अभी साउथ कोरिया में मैंने 15th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप खेली है, जिसमें मैंने 50 मीटर राइफल 3P जूनियर वुमेन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपने कोच के लिए और अपने घर वालों के लिए, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरी इतनी सहायता की हर चीज़ में, जिसकी वजह से मैं ये प्राप्त कर पाई। कोच संदीप नेहरा ने कहा कि ये खिलाड़ी पिछले 5 साल से मेहनत कर रही हैं। इनकी सफलता के पीछे इनके परिवार का पूरा सहयोग रहा है। अब ये खिलाड़ी आगामी चैंपियनशिप की तैयारियों में जुट गई हैं। 3 एशियन चैंपियनशिप से मेडल जीत करके आए हैं, जिसका मैं पूरे देश को बधाई देता हूं। और इसके अंदर कनक बुधवार ने सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वहीं हेजल कालीरमन ने एक ब्रॉन्ज टीम के अंदर और दूसरा मिक्स टीम इवेंट के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दूसरा निकिता कुंडू ने 50 मीटर 3P इवेंट के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये पिछले 4-5 साल से कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं और इन बच्चों ने काफ़ी हार्ड वर्क किया है और इस हार्ड वर्क के पीछे मैं इनके पेरेंट्स को भी श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करी इनके साथ। नेक्स्ट ईयर ओलंपिक इवेंट चल रहा है, हम लोग उसके अंदर भी फाइट में हैं और काफ़ी उम्मीद लगा रहे हैं हम आने वाली पीढ़ी से कि इन बच्चों से जो और बच्चे हैं वो काफ़ी मोटिवेट हो रहे हैं और गेम की तरफ रुझान बन रहा है। बाकी चीज़ों को छोड़ के बच्चे गेमों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। दंगल गर्ल के नाम से विख्यात चरखी दादरी जिले के गांव बलाली की गीता बबीता विनेश के बाद पूर्व सरपंच अमित सांगवान की बेटी नेहा सांगवान ने 16 वर्ष की उम्र में ही भारत कुमारी का दंगल जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वाराणसी मंडल के मिर्जापुर में 28 अक्टूबर को संपन्न हुई राष्ट्रीय स्तरीय कुश्ती स्पर्धा में नेहा ने यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने खिताबी मुकाबले में फरीदाबाद की पहलवान नैना को 8-1 के बड़े अंतर से हराकर जीत दर्ज की।
नेहा ने जहां बलाली बहनों से प्रेरणा ली, वहीं द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट से पहलवानी के गुर सीखते हुए इस मुकाम पर पहुंची हैं। इससे पहले भी नेहा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 स्वर्ण सहित 11 पदक अपने नाम कर चुकी हैं। नेहा सांगवान ने 2018 में राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण, 2022 में राष्ट्रीय सब जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण, 2022 में एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण, 2022 में राष्ट्रीय फेडरेशन प्रतियोगिता में स्वर्ण, 2022 में राष्ट्रीय स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं। मार्च 2023 में सब जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण, इसी वर्ष राष्ट्रीय ओपन चेन स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम कर चुकी हैं। पहलवान नेहा सांगवान ने बताया कि परिवार ने उन्हें प्रोत्साहित किया और इसी के चलते उनका यह खिताब जीतने का सपना पूरा हुआ। अब ओलंपिक में क्वालिफाई कर देश के नाम मेडल जीतना उनका अगला लक्ष्य है। 2 एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और राष्ट्रीय स्तर पर मैंने को मेडल जीत चुकी हूँ। इस कामयाबी के पीछे मेरे कोच साहब सज्जन सिंह, कृष्ण कोच साहब, कृष्ण लांबा कोच साहब और कृष्ण पहलवान जी का पूरा साथ रहा। मेरे फैमिली में मुझे पूरा सपोर्ट किया। आज लग लड़कियों को बाहर भेजने से लोग डरते हैं, जो कि मेरे फैमिली ने मुझे इसमें पूरा सपोर्ट किया है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर टोटल 11 मेडल जीत चुकी हूँ, जिसमें 11 स्वर्ण पदक है। और मैंने 2016 में महावीर फोगाट के पास कुश्ती स्टार्ट की थी और 2018 से मैं फिर लगातार कृष्ण अखाड़ा कानपुर में अभ्यास करती हूँ। सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करना, फिर 7 बजे तक प्रैक्टिस करना, फिर स्कूल में जाना। फिर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सबको तकनीक सुलभ कराने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में विकसित देशों से वित्तीय निवेश की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में कल ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के ऊर्जा परिवर्तन संवाद में कहा कि भारत स्वच्छ स्रोतों से देश की ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए कार्य कर रहा है। सरकार भारत में स्वच्छ ऊर्जा उपकरण के निर्माण को समर्थन दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड विजन से कोयले और पारंपरिक स्रोतों से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ना संभव होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनिया में हरित ऊर्जा परिवर्तन के मामले में प्रत्येक देश की जिम्मेदारी को अभी तक समझा नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत, मध्य पूर्व, यूरोपीय आर्थिक गलियारे जैसे संयुक्त प्रयासों से ऊर्जा परिवर्तन में मदद मिलेगी। देश में इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या में इजाफा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लंबे समय से की जा रही कोशिश अब रंग ला रही है। आयकर विभाग के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 31 अक्टूबर तक देश में 7.85 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न यानी ITR दाखिल किए गए। यह देश में ITR दाखिल करने का अब तक का सबसे अधिक क्वांट है। वित्त मंत्रालय के अनुसार यह 2022-23 के लिए दाखिल किए गए 6 करोड़ 85 लाख ITR की तुलना में 11% अधिक है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए दाखिल किए गए कुल ITR में से 96% से अधिक को सत्यापित और संसाधित किया जा चुका है। इस वर्ष अक्टूबर माह में GST संग्रह 1,70,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। त्योहारी सीजन के दौरान शानदार GST संग्रह देखने को मिला है। वित्त मंत्रालय के अनुसार जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में GST संग्रह 1,72,000 करोड़ रुपए रहा और 1 जुलाई 2017 को GST के लागू होने के बाद अक्टूबर 2023 में GST संग्रह का दूसरा सबसे ऊंचा स्तर है। त्योहारी सीजन के दौरान शानदार GST कलेक्शन देखने को मिला। आर्थिक गतिविधियों में तेजी की वजह से अक्टूबर 2023 में GST कलेक्शन में उछाल देखा गया। That's a very positive development for the Indian economy being on the buoyancy. So, all the global multilateral agencies which have been predicting that India is going to be one of the fastest, the growing economy, they are bang on dot. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर माह में GST कलेक्शन 1,72,000 करोड़ रुपए रहा। 1 जुलाई 2017 को GST के लागू होने के बाद से अक्टूबर 2023 में GST कलेक्शन का दूसरा सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं बीते साल अक्टूबर 2022 के मुकाबले अक्टूबर 2023 में GST कलेक्शन में 13% उछाल देखने को मिला है। 30,062 करोड़ रुपए CGST, 38,171 करोड़ रुपए SGST, 91,315 करोड़ रुपए IGST के तौर पर वसूल किए गए। वित्त मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में औसतन मासिक GST कलेक्शन 1.66 लाख करोड़ रुपए रहा, जो बीते साल के मुकाबले 11% ज्यादा है। GST संग्रह की बढ़त के लिए मजबूत आर्थिक कारकों के साथ साथ कर अधिकारियों के कर चोरी रोकने के उपायों को भी श्रेय जाता है। कुल GST कर में केंद्रीय GST
30,062 करोड़ रुपए और राज्यों से प्राप्त जीएसटी 38,171 करोड़ रुपए रहा। जीएसटी संग्रह में हुई ये वृद्धि भारत की मजबूत आर्थिक गतिविधि और कर अनुपालन बनाए रखने के लिए सरकार के प्रभावी कदमों को दर्शाती है। ये देश के आर्थिक विकास और सरकार पर करदाताओं के बढ़ते भरोसे का भी सकारात्मक संकेत है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।